With today's themes analysis, आज का सबसे पहला टॉपिक है SCO heads strongly condemned terrorist attack in Pahalgam. So declaration was signed and adopted by all the members. They also opposed the unilateral coercive measures, including those of an economic nature. So what is the basic context of this? SCO जो कि एक 10 मेंबर का ग्रुप रहता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ये कंट्रीज़ रहती हैं. उन्होंने कंडेम किया है द टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स. So the reference was made to Pahalgam attack in Jammu and Kashmir and attacks in Pakistan. Leaders signed and adopted the Tianjin Declaration. This is important. Please आप Tianjin Declaration के points पढ़ लीजिएगा. Key highlights of the declarations क्या है? टेररिज्म जिसमें स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन हुआ था ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, called for an end to cross-border movement of terrorists, reaffirmed commitment to fight terrorism, separatism and extremism, stressed inadmissibility of using terrorism or extremist groups for mercenary purposes. नेक्स्ट यहाँ पर बात हुई थी डिक्लेरेशन में, ये तियानजन डिक्लेरेशन की बात हो रही है. नेक्स्ट यहाँ पर बात हुई थी यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स की. सो यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स में अपोज किया गया था यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स को, इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक वंस. सो दिस वाज सीन एज इनडायरेक्ट रेफरेंस टू US टैरिफ सैंक्शंस, यानी उसको भी इनडायरेक्टली अपोज किया गया था. So there was also an emphasis on adherence to UN Charter and WTO principles. तीसरा जो एस्पेक्ट था इस डिक्लेरेशन का वर्ल्ड ऑर्डर पे था. दिस क्रिटिसाइज्ड बुलिंग बिहेवियर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. अगेन यहाँ पर US टैरिफ से रिलेटेड है. कॉल्ड फॉर एडहेरेंस टू फेयरनेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड ऑल्सो अपोज द कोल्ड वॉर मेंटालिटी. सो इंडिया की पोजीशन क्या है? PM मोदी का रिमार्क क्या था? सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था ओपन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय सम कंट्रीज with reference to terrorism, called for joint opposition to terrorism in all forms and colors. Then in bilateral meeting with Putin, he stressed peace in Ukraine and need for ceasefire. Discussed deeper bilateral cooperations in all the sectors. So what is the China's position? President Xi Jinping chaired the summit, criticized bullying behavior in the world order, called for fairness, justice and opposition to world cold war mentality. अब रिलेवेंस विद UPSC की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि SCO के, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, जो 10 मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं. तो मैं आपको वैसे भी बता दे रही हूँ. चाइना है, रशिया है, इंडिया है, जापान है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है. बेलारूस ने 2023 में ज्वाइन किया था और ईरान ने 2022 में ज्वाइन किया था. जापान नहीं है, जापान मैंने गलती से बोल दिया था. सो हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, बीजिंग दैट इज़ इन चाइना. ओरिजिन इन 2001 इन शंघाई. अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर रोल ऑफ SCO in combating terrorism and ensuring regional security, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. देन इंडियाज़ कंसर्न्स ओवर द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान. इकोनॉमिक रेफरेंस की भी बात यहाँ पर हुई है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. वेयर SCO इज़ अपोजिंग द US यूनिलैटरल मेजर्स रिफ्लेक्टिंग राइजिंग मल्टीपोलैरिटी. इंडिया, चाइना, रशिया डायनेमिक्स इनसाइड द SCO. सो इसको आपको स्टडी करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ दिस ट्राइडेंट गोइंग टू मेक. What is this going to give shock to the world? These 3 countries, you need to work over it. इसके ऊपर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर लीजिएगा बिकॉज मेंस पर्सपेक्टिव पे इससे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द राइज एंड रिस्क ऑफ हेल्थ इंश्योरेंसेज इन इंडिया. सो यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UHC भी कहा जाता है. सो दिस इज़ डिफाइंड एज द क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एबिलिटी टू पे. सो इंडिया जो है इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी लैग करता है डिस्पाइट द अर्ली रिकमेंडेशंस. और ये जो रिकमेंडेशंस थी दैट वाज बाय द भोर कमिटी in 1946.
So illusion of UHC through insurances, expansion of publicly funded health insurances. ये जो insurances है they are with respect to PMJ scheme and other state schemes. So this creates a false sense of progress towards the UHC. Coverage क्या है? PMJ covers rupees 5 lakh per family annually. States add own schemes together with other SHIPs. SHIPs का full form है Social Health Insurance Program. So this is shortly known as SHIP. So public spending की अगर हम बात करें, so this is still low, जो कि 1.2% ही है GDP का, यानी 1.2% ही सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है ऑन पब्लिक स्पेंडिंग इन द हेल्थ इंश्योरेंसेस. So health insurance, they absorb a rising share but does not address the system wide gap. Limitations क्या बताई गई हैं? Focuses on hospitalization, ignoring primary and outpatient care, encourages private sector dependence, raising cost and rising the risk of profiteering. तीसरा जो है आपका weak regulation भी है, overcharging, fraud, denial of services and unnecessary procedures, increases inequality and out of the pocket expenditure. Then hospitals and discrimination is also there. Private hospitals prefer insured patients, charge higher and deny the services for the cheaper treatments. Systematic flaws भी हैं. PMJ budget का जो utilization है that is very low. So reports of hospitals exiting the scheme is more. Way forward यहाँ पर क्या suggest किया गया है? सबसे पहला strengthen the public health system. दूसरा regulate private providers and increase the spending on primary care. Insurance cannot substitute a strong public health system. So if you talk about the probable questions, कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपसे PMJAY that is PMJ स्कीम जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंसेस के ऊपर भी ये बात है. तो सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका कवरेज कितना है, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ लीजिएगा. देन मेंस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स आर अ वाइबल पार्ट टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम और नॉट इन इंडिया और नॉट. दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज़ हेल्थ इंश्योरेंस ड्रिवन मॉडल एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ डिलीवरी. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ ऑन नॉइज़ पोल्यूशन दैट इज़ राइजिंग बट पॉलिसी इज़ फॉलोइंग साइलेंट. यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द अर्बन नॉइज़ पोल्यूशन that is a growing but neglected environmental crisis in India, affecting public health, learning outcomes, productivity and quality of life. WHO warns of cardiovascular and cognitive impacts of the prolonged noise exposure in India. CPCB's National Ambient Noise Monitoring Network covers only 10 cities with poor data accessibility. Many 2022 to 23 reports remain unavailable. Legal framework, noise pollution regulation and control rules 2000 classify areas into industrial, commercial, residential and silent zone, but enforcement is weak. So what are the sources? सबसे मुख्य जो source है वो traffic है, then construction है, religious and political events हैं, firecrackers है and urban festivals हैं. Now what are the policy gaps? Lack of updated databases, weak monitoring, poor public awareness and absence of integration into smart city urban planning. Way forward क्या बताया गया है? There should be strengthened monitoring system, ensure public access to noise data, enforce zoning laws, adopt noise mapping and make noise reduction a core part of sustainable urban policy. So probable questions कैसे आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिस्कस द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया. दूसरा ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द लिमिटेशंस ऑफ इंडियाज़ नॉइज़ पोल्यूशन पॉलिसी एंड सजेस्ट द रिफॉर्म्स.
सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनदर चांस अलाउइंग द ऑब्जेक्शंस बियॉन्ड डेडलाइन मे हेल्प रॉन्गली एक्सक्लूडेड वोटर्स. सो यहाँ पर बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज September 1 ऑर्डर ऑन बिहार्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन exercise offers a crucial lifeline to voters who found themselves wrongfully excluded from the draft electoral rolls. The court's ruling and Election Commission of India clarification that claims and objections can constitute to be filed even after the deadline. So this represents a welcome move in an exercise that has raised questions about the transparency and fairness. So now these are the key terms, that how can the non-transparency or non-fairness affect the demography of India. In elections. So the ECI has confirmed that the application submitted after September 1 will be considered after the electoral roll is finalized, with the process continuing until the last date of filing the nominations. So this ensures that inclusions and exclusions can be integrated into the final roll, providing excluded voters with a meaningful opportunity for redress through the Aadhaar card. However, the ECI's numbers raise a curious question. While over 15 lakh new voters registered using the Form 6, only around 33,000 claims were filed for re-inclusion of the approximately 65 lakh excluded names. So these were some concerns. And उसके अलावा जो भी ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस का किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस एस्पेक्ट में. सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द क्वेश्चनेबल चेयर. द गवर्नमेंट माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स. So the GDP numbers released on Friday showed that growth in Q1 of the financial year stood around 7.8%. That came as a pleasant surprise at a time when most of the commentary has been about the factors holding back the growth. So for instance, even the Reserve Bank of India as recently as August 6 has predicted that it would be around 6.5% in the Q1. It was off by a significant 1.3% points less than a month before the data came out. So something it must introspect about. Within the data, the strong manufacturing sector 7.7% was especially heartening given that it came on a relevantly high base of 7.6% Q1 of the last year. So some commentators have said that this is because the companies were ramping up the production and exports ahead of the August tariff deadline by the US. So, however, given the merchandise exports grew by just 1.6% in Q1, more likely reason is that companies were catering to the domestic demands. However, the number released by the government do not provide much clarity. The manufacturing sector, as measured by the Index of Industrial Production, grew at 3.3% in Q1, slower than 4.3% seen in Q1 last year. So the steel consumption was drastically slower in Q1 this year than the last year. Both private and commercial vehicles sales actually contracted 5.4% and 0.6% respectively in Q1. Railway freight traffic grew by 2.5% versus 5% last year, while air freight grew at 5.4% as compared to 13.9% last year. Two-wheelers vehicle sales contracted to 6.2%, while the three-wheeler sale they were flat at 0.1%. So the diverse data shows that core and consumer sectors were slowing, and so the pickup in the manufacturing sector is worth a deepening. So the strong performance by the services sector is welcome and shows how dependent the Indian economy is on this sector.
So let's move on to the next topic. This is what the important part holds from this. चलते हैं next topic पे. So next topic is geographers uncover why some rivers stay single while others they split. अब यहाँ पे फिनोमेना के बारे में बात की गई है कि कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो कि सिंगली फ्लो करती हैं लाइक एज अ सिंगल थ्रेड चैनल, while others they split into multiple channels, multi thread और braided. ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है? थ्रेडिंग अफेक्ट्स द फ्लड रिस्क, इरोजन भी होता है और इकोसिस्टम सर्विसेज भी अफेक्ट होती हैं, और उसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स भी अफेक्ट होती हैं. सो ये बेसिकली डिवाइडेड है. ठीक है, ये स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है. की फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला इरोजनल की फैक्टर है कि रिवर स्प्लिटिंग जो है is primarily driven by the erosion. When rivers erode the banks faster than the deposition occurs, channels they split. अब ह्यूमन इंटरफेरेंस भी एक फैक्टर एक रोल प्ले करता है. इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. एक्टिविटीज़ लाइक डैमिंग, डाइकिंग, माइनिंग, क्लियरिंग एंड एग्रीकल्चर ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द रिवर. So many rivers historically shifted from multi-thread to single thread due to such interferences. न्यू रिसर्च क्या बताती है? स्टडीड 36 years of satellite images of 84 vegetated rivers worldwide, found that vegetation bends move differently than unvegetated bends, altering entire river course. Vegetated rivers tend to stay stable, unvegetated ones are unstable and prone to braiding. Sedimentary in science की अगर मैं बात करूँ तो conventional models they ignore the vegetation's role. New findings show sedimentary deposits of vegetated rivers differ fundamentally from unvegetated rivers. So इंडियन केस की अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्मपुत्र की स्टडी की गई है जिसमें रिसर्चर्स ने स्टडी किया था दैट ब्रेडेड सेक्शंस इन द असम, बांग्लादेश एंड अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द हिमालयाज. So the Brahmaputra's channel are unstable, prone to widening and splitting. So वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है? अडॉप्ट नेचर बेस्ड सोल्यूशंस लाइक रीस्टोरिंग द फ्लड प्लेन्स, रिकनेक्टिंग वेटलैंड्स, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स. दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्लड रिस्क. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है ज्योग्राफी में. सबसे पहले ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन वेदर रिवर्स स्टे सिंगल थ्रेडेड और बिकम मल्टी थ्रेडेड. दूसरा ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवर ब्रेडिंग फॉर फ्लड रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र. सी डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं लिया जाएगा, इनडायरेक्टली ही होगा, बट आप उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट कर सकते. देन थर्ड इस टाइप से आ सकता है, वेजिटेशन प्लेज अ क्रूशल रोल in river channel stability. Elaborate with the examples. So next आपका टॉपिक है, मोदी meets Putin in Tianjin, calls for expected ceasefire in Ukraine. So Prime Minister Narendra Modi met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit in the Tianjin and emphasized the need for an expedited ceasefire in Ukraine. Both the leaders reaffirmed their commitment to strengthening the special and privileged strategic partnership between India and Russia. Mr. Modi highlighted cooperation in economic, financial and energy sectors, noting sustainable growth in bilateral ties. Russian state media reported that the two leaders engaged in a private discussions before their official meeting. On Ukraine, President Putin blamed NATO's eastward expansion and coup in Ukraine, claiming the crisis was provoked by the West. So he reiterated that Russia values its relationship with India, describing it as a time-tested bond. The meeting came amid US-Russia trade tensions, with India reiterating the opposition to unilateral trade sanctions, maintaining ties with Russia while advocating peace in Ukraine. So this was the gist. Moving on to next topic. So next topic है आपका, what is Cerebro, the brain tool developed indigenously. So Cerebro is the first
India's first indigenously developed AI-based handle tool designed to access the traumatic brain injuries, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TBI कहते हैं, traumatic brain injuries, quickly, especially in the emergency and resource limited settings. Developed by the Center for Development of Advanced Computing, that is CDAC, AIMS, New Delhi, and other institutes, it helps to bridge the gap where CT or MRI scans are not readily available. So the device works by detecting the intracranial bleeds, edema, and midline shifts, offering rapid preliminary diagnosis. It uses non-invasive technology that is portable, cost-effective, and provides color-coded outputs to guide the treatment decision. So this makes it particularly useful in the rural areas, accident sites, disaster zones, and military settings. Now, TBI is a major public health challenge in India, often caused by the road accidents, falls, and assaults. Early detection can reduce the fatalities and disabilities significantly. Experts believe Cerebro could revolutionize brain injury management, reduce dependence on expensive imaging, and provide life saving assistance during the golden hour of the trauma care. Yeah. Rethinking carbon prices and taxes. India's FTA with, that is the free trade agreement with UK, holds overlooks the impact of UK's carbon border adjustment mechanism, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UKCBAM कहते हैं. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. That is similar to EU's CBAM. It will impose cost on carbon intensive imports such as the steel, aluminium, and electricity. While India currently benefits from reduced tariff, exporters will face compliance cost of 20 to 40% due to UK's high carbon price. The unilateral nature of CBAM challenges multilateral climate commitments under the UNFCCC and Paris Agreement, as it forces exporters to match domestic carbon prices in importing their countries. Fragmented global carbon markets risk trade distortions, leakage, and inequity. Experts call for harmonized global carbon pricing with tiered rates as suggested by IMF and WEF to align emission reductions and support green technology transfer. For India, integrating carbon tax policies, ensuring equity, and aligning trade with the decarbonization goals are crucial to mitigate risk and attract clean investments. So if we talk about the mains perspective, तो सबसे पहला ऐसे आ सकता है question, critically examine the implications of CBAM on India's export and trade competitiveness. दूसरा ऐसे आ सकता है, discuss how carbon pricing mechanisms can be harmonized globally to balance the climate action and trade equity. नेक्स्ट टॉपिक पे चल, आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट इंडिया US रिलेशनशिप. द ट्रस्ट डिफाइंस पार्टनरशिप, नॉट द टैरिफ. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. नाउ लेट्स कम टू द कोर ऑफ द टॉपिक. सबसे पहले यहाँ पर बात की गई अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमी. इंडिया US बायलैटरल ट्रेड क्रॉस्ड अराउंड $200 billion in 2022 to 23, making the US India's largest trading partner. Trade includes goods, energy, electronics, pharma, machinery, gems, textiles, and services like IT, business services, engineering, art, research and development, that is R&D. Tariff issues like on the steel, aluminium, and US farm goods have been contentious, but trust and political goodwill will have helped manage differences. Recent FTA negotiations focus on reducing the non-tariff barriers, supply chain resilience, and the technology cooperation. Then यहाँ पर strategic and defense cooperation की भी बात हो रही है. That US is India's biggest defense partner under the major defense partner status. Co-production initiatives, example are jet engines, drones, semiconductors, and Indo-Pacific cooperation strengthen the ties. Both nations cooperate under the Quad IPEF, that is Indo-Pacific Economic Framework, and critical tech collaborations. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की भी बात की गई है, जहाँ पर इंडिया इज़ अ मेजर US पार्टनर इन AI, ग्रीन एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च, दैट इज़ NASA, ISRO,
cooperation. US companies have heavily invested in India's IT startup and digital economy. Indian diaspora contributes significantly to innovation, education, and policy influence in US. So there is trust beyond tariff. Despite the trade frictions, relations are defined by the strategic trust, shared domestic values, and people to people ties. Cooperation extends to healthcare, climate change, education exchanges, and global governance reforms. The partnership is evolving from the transactional trade disputes to a long term strategic, economic, and technical alliance. Now, what are the probable questions which can come? सबसे पहला ऐसे आ सकता है, critically analyze how India US relations have evolved from the tariff disputes to a strategic partnership. दूसरा, discuss the role of defense technology and people to people ties in shaping India US bilateral relations. तीसरा ऐसे आ सकता है, evaluate the challenges India faces in balancing strategic autonomy while deepening the cooperation with US. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.